कक्षा 10 का अगला टॉपिक समरूपता, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि हम अक्सर सर्वांग समता और समरूपता में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। सर्वांग समता क्या होती है? ये केवल आकृतियों में होती है और सर्वांग समता का सीधा सा मतलब है कि एक आकृति को उठा करके दूसरी आकृति के ऊपर रख दें और वो पूरा पूरा ढक ले, तो वो दोनों आकृतियां चाहे त्रिभुज की हो या किसी की हो, आपस में क्या होती है? सर्वांग सम होती है। अब इसके अंदर बात आती है समरूपता की। सम माने समान, यानी रूप समान होना चाहिए। समरूपता क्या होती है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हाथी और हाथी का बच्चा है। अगर हम हाथी के बच्चे को देखेंगे तो तुरंत कह देंगे ये हाथी का बच्चा है, या छोटे बछड़े को देखेंगे तो कह देंगे ये गाय का बछड़ा है। तो समरूपता के अंदर हम केवल रूप को देख करके और बता सकते हैं कि ये क्या है। जैसे नीम के पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधे उगे हुए होते हैं, तो उनको देख करके हम तुरंत कह देते हैं कि ये नीम का पौधा है। छोटा पौधा होता है और बड़ा होकर के वो पेड़ बनता है। तो यहाँ पर सर्वांग समता और समरूपता में हमें कोई कन्फ्यूज नहीं करना है, नए कन्फ्यूजन पैदा करना है। सर्वांग समता एक अलग चीज़ है और समरूपता अलग चीज़ है। समरूपता के अंदर केवल रूप समान होता है, बाकी इनका माप है, आकार है, वो समान है नहीं होता, केवल रूप ही समान है। समरूपता में इसके नाम में स्पष्ट है, समरूपता यानी केवल रूप समान हो। अब इसके अंदर अपने महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि सभी वृत्त, सभी वर्ग और सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। इन तीनों का एक ही उत्तर है कि समरूप होते हैं। जितने भी वृत्त हैं, वृत्त चाहे छोटे बड़े हो सकते हैं, वर्ग भी छोटे बड़े हो सकते हैं, समबाहु त्रिभुज भी छोटे बड़े हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? समरूप होते हैं। दो सरल रेखाएं जो एक ही रेखा के लंबवत हो परस्पर कहलाती है समांतर रेखाएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आकृति दी हुई है ये कि डी ई समांतर है बी सी, ए डी बराबर 4 सेमी, डी बी बराबर 6 सेमी, ए ई बराबर 5 सेमी हो तो ई सी का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हमारी प्रमेय होती है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, वो भी आगे मैं आपको सिद्ध करनी बताऊंगा। इसी के ऊपर ये सवाल चलता है और वैसे सवाल मुश्किल भी नहीं है। ए डी के बटे में डी बी और ए ई बटे में ई सी ले लेंगे, यानी जो भुजाओं का अनुपात है इस साइड वाली का और इस साइड वाली का, वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ए डी का मान 4, डी बी का 6 दिया हुआ है, ए ई का 5 दिया हुआ है, ई सी का दिया हुआ है। सिंपल तरीके से तिरछा गुणा करते हुए 4 ई सी बराबर 6 गुणा 5, तो ई सी बराबर 5 गुणा 6, गुणा वाली है वो बटे में चली जाएगी 4, 6 5 30, 30 बटे 4 यानी 30 के 4 इसे करते हैं तो 7.5 यानी 7.5 सेमी, ई सी बराबर 7.5 सेमी आ जाएगा। ये बातें भी हमारी है, वो 30 में 4 का भाग देना है तो 30 के 4 टुकड़े करने हैं, तो 7.5 को लिखना कैसे है? 7.5। इनका भी हमें अभ्यास होना चाहिए ताकि परीक्षा के अंदर हमारा है वो समय बर्बाद न हो। नहीं तो हम क्या है 30 के ऊपर 4 का भाग देते रह जाएंगे और थोड़ा बहुत भी गलत हो गया तो फिर और सवाल में पेचीदगी आ जाएगी। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं हमारे, ये भी हमें याद रखना चाहिए कि जैसे 2 से भाग देते हैं तो आधा करते हैं और 4 से भाग देते हैं तो 30 के 4 टुकड़े कर लो, तो 7 चौके 28 और 2 30, 7.5 इसका मान आ जाएगा। 7.5 कैसे लिखा जाता है वो भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं, दो सर्वांग समाकृतियां कहलाती है तो समरूप होती है। एस एस नियम क्या है? एस एस नियम ये है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो वे दोनों समरूप होते हैं। ये एस 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 यानी साइड साइड साइड, भुजा 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 का नियम है समरूपता का, कि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती है। अगर उनके अनुपात समान है तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:5 हो तो क्षेत्रफलों का क्या होगा? अब यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन है, दोनों उल्टे पूछे जा सकते हैं। भुजाओं का दे तो क्षेत्रफल का इनका वर्ग कर देना है, और क्षेत्रफल का दे तो अंडरूट निकालेंगे तो भुजाओं का आ जाएगा। तो यहाँ भुजाओं का 4:5 दिया है तो क्षेत्रफलों का हो जाएगा 4 चौके 16 और 5 5 25। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ उल्टा दे दिया कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है,
तो हम क्या करेंगे, 16/81 यानी इसका अंडरूट निकाल लेंगे तो 16 का 4 और 81 का 9 बार आता है, 4 चौके 16, 9 में 81, तो इनका 4:9 हो जाएगा। इन दोनों सवालों को हमने अच्छी तरह से याद कर लेना है कि भुजाओं का दिया हुआ है तो क्षेत्रफलों का भुजाओं का वर्ग करना है, अगर क्षेत्रफल का दिया है तो उसका रूट निकालेंगे तो भुजाओं का आ जाएगा। इन दोनों सवालों को अच्छी तरह से हमें ध्यान कर लें, याद कर लें इनको कि क्या दिया है, क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं कि यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB व C क्रमशः D व E बिंदु पर इस प्रकार स्थित है कि DE समांतर BC, AD 6 सेमी है, DB 9 सेमी है, AE 8 सेमी हो, तो AC का मान ज्ञात करें। इसी में भी वही हमारी प्रमेय लगेगी, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से AD/DB बराबर AE/EC, ये लिख लेंगे। 6/9 बराबर 8/EC, तो 6 EC बराबर 8 गुणा 9, तो EC बराबर 8 गुणा 9/6, 72/6, 12×6 72, तो ये 12 से कट जाएगा, 6 का पढ़ा जाएगा, 12×6 72, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा क्या है, हमें AC का मान पूछा है, तो AC के दो टुकड़े हैं AE और EC। AE 8 दिया हुआ है हमारा और EC हमने अभी निकाला है, तो ये सारा कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हमें इसका मान है वो AC का प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम छोटे छोटे क्वेश्चन है वो इस आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, ये इंपॉर्टेंट है, इसका सवाल है वो एक छोटा प्रश्न है, लगभग हर साल है वो पूछा जाता है। इसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण छोटे प्रश्नों के अंदर लेते हैं अपने कि ये कोई आकृति दी हुई है जिसमें DE समांतर BC है और CD समांतर FE है, तो सिद्ध कीजिए कि AD² बराबर AB गुणा AF, ये सिद्ध करना है। ये आकृति हमें प्रश्न के अंदर दी हुई होगी। अब क्या करते हैं, हमने सबसे पहले अपने ये ले लेते हैं त्रिभुज ABC। ABC में क्या है, DE समांतर है BC, तो वही हमारी जो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय थी उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, AD/DB, यानी इसके अंदर क्या करेंगे अपने, एक और इसके अंदर रूल होता है कि AB के बटे में AD ले लेते हैं और AC के बटे में AE ले लेते हैं, ये भी एक नियम है। क्योंकि DE समांतर है BC, आधारभूत अनुपातिकता में हम क्या करते हैं, AD के बटे में DB लेते हैं, AE के बटे में EC लेते हैं, पर यहाँ पर हमने क्या करना है, AB टोटल के बटे में AD और इस AC के बटे में AE लेना है, नंबर 1। अब ये त्रिभुज ऊपर वाला ले लेते हैं अपने ADE ADC त्रिभुज में ADC, इस तरह से ये टेढ़ा त्रिभुज रह जाएगा। इसके अंदर क्या करेंगे, हम AD के नीचे AF ले लेंगे और ये AC है इसके नीचे AE ले लेंगे। ये समीकरण हमारी 1 हो गई, ये हमारी 2 हो गई। 1 और 2 से क्या करेंगे, ये दोनों साइडें इसकी बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी, हमारी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें 1 और 2 की सहायता से लिख लेंगे हम कि AB/AD बराबर AD/AF, इनका हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, AD को AD से गुणा करेंगे तो AD² बराबर AB गुणा AF, ये हमारा सवाल हो जाएगा। इसको एक बार पुनः समझ लीजिए अपने, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये जो त्रिभुज ABC आकृति हमें दी हुई होगी, यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले ये त्रिभुज लेना है ABC त्रिभुज में, ये लिख देना है DE समांतर BC, ये दिया हुआ है, ये त्रिभुज ले लेना है। इसके अंदर क्या करेंगे, AB के बटे में AD भुजा ले लेंगे और AC के बटे में AE ले लेंगे, AB/AD बराबर AC/AE। अब नेक्स्ट दो त्रिभुज है हमारा ADC, ये त्रिभुज ले लेंगे हम। इसके अंदर क्या करेंगे हम, AD/AF और AC के बटे में AE ले लेंगे, ये समीकरण 1 और एक समीकरण 2 बन जाएगी। अब इसके बाद में हमें इस चित्र की और इस ऊपर वाले की जरूरत ही नहीं है। 1 और 2 से ये दोनों साइडें राइट साइड हमारी दोनों बराबर है, तो लेफ्ट दोनों बराबर हो जाएगी, इनका तिरछा गुणा कर देंगे और ये हमारा उत्तर हमें वो प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि आकृति में यदि EF समांतर DC समांतर AB, ये EF है वो DC और AB के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि AE/ED बराबर BF/FC, ये सिद्ध करना है। हम इसमें क्या करेंगे, रचना कर लेंगे, A को C से मिला दिया। अब ये त्रिभुज ले लेंगे ADC, ये त्रिभुज ले लेंगे, तो इसमें अंदर क्या होता है, AE/ED बराबर AG/GC, ये आधार बहुत समानुपातिकता प्रमेय से हो जाएगा, अनुपातिकता प्रमेय से AE के बटे में ED, AG के बटे में GC, समीकरण नंबर 1। अब ये त्रिभुज ये ले लेंगे अपने CAB, पहले ये लिया, अब ये ले लेंगे, तो इसके अंदर क्या है, CG के बटे में GA या AG लिख लो और CF के बटे में FB, अर्थात इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देते हैं, AG/GC
CG या GC एक ही बात है, और BF बटे FC या CF एक ही बात है। हमने इनको क्या किया, अंश को हर को अंश यानी दोनों को पलटी मार दिया यहाँ पर, ये समीकरण नंबर 2 बन गई। अब 1 और 2 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और 2 में कि ये AE बटा ED इसमें भी है और AG बटा GC है, ये AG बटा GC इसमें भी है, AG बटा GC इसमें भी है, तो ये AE बटा ED बराबर BF बटा FC, ये हमारा जो हमने पूछा था इसमें ज्ञात करना था, 1 और 2 से है वो सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, पुनः ध्यान दे ले में ABCD ये है, और ये इसको रचना कर ली A से C तक। अब त्रिभुज ADC में क्या करेंगे, ये EG समांतर है DC के, तो AE बटा ED बराबर AG बटा GC नंबर 1। और दूसरा त्रिभुज हम क्या लेंगे, ये ले लेंगे CAB, इसके अंदर क्या हो जाएगा CG बटा AG बराबर CF बटा FB, अर्थात इसको हम क्या करेंगे उल्टा कर देते हैं, उल्टा करते ही समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। अब 2 प्राप्त होती, 1 और 2 से हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये है ये दोनों समान हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, और ये हमने सिद्ध करना था, प्राप्त करना था। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं कि आकृति में PQ और RS समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR समरूप SOR। ये आकृति दी हुई है, इसके अंदर कह रहा है ये PQ और RS समांतर है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ये PQ और RS क्या है, ये समांतर है, ये दिया है। कोण P और S ये क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो P और S एकांतर कोण हो गए, और Q और R यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण, और इधर ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण। यानी P बराबर S एकांतर, और ये Q बराबर R ये भी एकांतर, और ये क्या हो गया POQ बराबर SOR कह दो या ROS कह दो, ये होंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो ये क्या हो गए, दोनों है वो समरूप हो गए अपने कोण से दो भुजा और एक कोण। तो ये इसको AA नहीं कहेंगे, ASA से, AS ये मतलब एंगल नहीं होगा, ये SAS से ये क्या हो गए समरूप हो गए, यानी दो साइड और एक भुजा से ये क्या हो गए, त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। सॉरी टू से, इस क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए, सिंपल क्वेश्चन होता है ना, उसमें कभी कभी खुद भी वो मुश्किल पेश आ जाती है कि PQ और RS समांतर है, तो P बराबर S एकांतर कोण, Q बराबर R ये भी एकांतर कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। यहाँ पहले सही लिखा था, काट करके मैंने गलत कर दिया, ये AAA AAA रूल से है वो दोनों समरूप हो गए हैं। यानी ये कोण और ये कोण एकांतर, ये और ये एकांतर, और ये दोनों कोण क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये दोनों त्रिभुज है वो क्या हो गए, समरूप। समरूप का ये केवल एक ही चिन्ह होता है, सर्वांग सम में इसके नीचे दो बराबर का निशान और लग जाता है, ये समरूप का चिन्ह है। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं इसमें कि 12 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 8 सेमी है। ये 12 मीटर लंबाई वाली कोई स्तंभ है, उसकी छाया 8 मीटर है। उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको भी हम समरूपता की कसौटी से वो कर लेंगे। यहाँ पर दो चित्र बना लिए मैंने, ये स्तंभ है 12 मीटर का, तब इसकी छाया 8 मीटर है, और उसी टाइम ये कोई मीनार है x मीटर ऊंची है, उसकी छाया 56 मीटर दी हुई है। अब मीनार ऊंची कितनी है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो समरूपता का जो रूल है, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं परंतु हैं ये समरूप। तो AB के बटे में ED आ जाएगा, या DE लिख लो, और AC के बटे में FD आ जाएगा। यानी समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो समानुपाती होती है। अब AB का मान हमें 12 यहाँ दिया हुआ है, और ये DE यहाँ पर क्या करना है, 12 के बटे में ये x आ जाएगा, ज्ञात करना है, और 8 के बटे में 56 ले लेंगे, इनका तिरछा गुणा कर देंगे, 8x बराबर 56 गुणा 12,
तो x बराबर 56 गुणा 12 गुणा वाला 8 है वो बटे में चला जाएगा, 8 साथ 56 और 12 साथी 84 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं कि दी गई आकृति में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दी गई आकृति में OP OQ बराबर OR OS हो तो दर्शाइए कि कोण OPS बराबर ORQ व OQR बराबर OSP। अब इसके अंदर है चित्र ये दिया हुआ है, आकृति दी हुई है हमारी। बहुत ही सिंपल सवाल है। हम क्या करेंगे, एक ये त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पर, इसका नाम हो जाएगा POS और इसका नाम हो जाएगा OQR। ये दोनों त्रिभुज है, स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो त्रिभुज POS और OQR में, या QOR लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीच में O लेना चाहिए वैसे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो ये है ये पुनः उठा करके यहाँ लिख लेंगे एक बार। ये जो दिया हुआ है ये उठा करके यहाँ लिख लो। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग करना है, OP यहीं रख लो और बटे में OS ले आओ, और OR इधर रख लो और बटे में ये OQ ले आओ। ये नंबर 1 बन गई। और ये कोण है, ये क्या हो गया यहाँ पर, POS बराबर ROQ या QOR, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो दो भुजाएं समानुपाती हो गई और एक शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में समरूप हो गए। समरूप होते ही क्या करेंगे, तो ये कोण P किसके बराबर हो जाएगा, R के, और S किसके बराबर हो जाएगा, Q के, क्योंकि ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है। और लास्ट में हम लिख देंगे कि अतः OPS बराबर ORQ और OQR बराबर OSP। इस सवाल के अंदर है अपने, अगर कम जानकारी हो ना तो भी हम सवाल को थोड़ा सा 1-2 बार देख लें तो सवाल के अंदर ही इसका हल है वो पड़ा है। ये दो त्रिभुजों के नाम हम देख करके लिख देंगे, यहाँ देख करके उतार लेंगे। OP के बटे में OS, OR के बटे में OQ ले आएंगे। ये शीर्षाभिमुख कोण है, यहाँ पर लिख देंगे। समीकरण 1 और 2 से ये दोनों त्रिभुज पुनः और हटा करके यहाँ समरूप का चिन्ह लगा देंगे और P बराबर R आ जाएगा और S बराबर Q आ जाएगा, क्योंकि ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है। ये भी समरूपता के नियम में आते हैं। और फिर देख करके ये लिख देंगे कि ये दर्शाइए, ये सिद्ध करना है। तो ये हमारा यहाँ पर है वो सवाल है वो हल हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, इतना कठिन नहीं है। इसके अंदर ही इसका हल है। यहाँ पर कहता है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी AB समांतर DC तथा इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आने की पूरी संभावना है। अब यहाँ पर क्या है, समलंब चतुर्भुज का हम जानते हैं कि भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये भुजा छोटी रख लेंगे, ये बड़ी रख लेंगे, यानी जो इनकी लंबवत दूरी है वो क्या होती है, समान होती है। समलंब चतुर्भुज की परिभाषा भी हमें याद होनी चाहिए कि भुजाओं का एक जोड़ा समांतर। तो ये ABCD समलंब चतुर्भुज है। अब इसके अंदर भी प्रमेय है, दिया है सिद्ध करना, रचना और उत्पत्ति। प्रमेय के अंदर 4 बातें हैं, चारों में से 2 तो हमें दिया है और सिद्ध करना है, अंदर ही मिल जाएगी। दिया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चित्र की सहायता से दिया है में लिख लेंगे कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC तथा विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है में ये उठा करके दर्शाइए वाला AO बटा BO बराबर CO बटा DO लिख देंगे। तो ये 2 बातें हमें सवाल के अंदर ही मिल गई। रचना क्या करेंगे हम कि O से है वो क्या करेंगे, एक FO है ना, ये DC और AB के समांतर खींचेंगे। O से FO DC AB, यानी FO समांतर DC समांतर AB खींची। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, मुख्य जो चीज़ है वो हमारी ये है कि त्रिभुज कौन सा लेना है। अब त्रिभुज इसके अंदर हमें ये लेना है पहला DAB। इसमें भी क्या है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय काम में आएगी। तो त्रिभुज DAB में सिंपल है वेरी, DF बटा FA बराबर DO बटा OB, ये नंबर 1। अब पुनः त्रिभुज हम ले लेंगे DC
ए, डी सी ए। पहले ये त्रिभुज लिया, अब ये ले लेंगे डी सी ए। इसके अंदर क्या करेंगे, हम डी एफ बटा एफ ए या ए एफ बटा एफ डी भी लिख सकते हो, परंतु उसको उल्टा करना पड़ेगा, तो सीधे अपने ये लिख दो डी एफ बटा एफ ए बराबर सी ओ बटा ओ ए। नंबर 2, अब 1 और 2 में क्या है, डी एफ बटा एफ ए। अब आप यहाँ कहोगे ए एफ बटा एफ डी क्यों नहीं लिखा, तो अपने इसको भी ऐसे भी यहाँ लिख सकते हैं, फिर दोबारा उल्टा नहीं करना पड़ेगा, तो सीधा ही लिख देते हैं डी एफ बटे एफ ए, यही इसके अंदर है, यही ले लेंगे, यही लिख देंगे, तो सी ओ बटा ओ ए। नंबर 2, ये दोनों बराबर हैं 1 और 2 से, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, डी ओ बटा ओ बी सी ओ बटा ओ ए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इनको चेंज कर देंगे कि इनका ओ ए यहाँ ले आएंगे और डी ओ यहाँ ले आएंगे। ओ ए लिख दो चाहे ए ओ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये वहीं के वहीं रह जाएंगे। सी और बी ओ को या ओ बी को, कोई बी और ओ बी में कोई फर्क नहीं है, तो वो वैसे का वैसे रख लेंगे। इनका आपस में क्या है, वो तिरछा गुणा है, तो इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, तो ये हमारी है वो प्रमेय है वो के रूप में जो सवाल था वो सिद्ध हो जाएगा। इसके अंदर ही है, सिर्फ आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट है ये प्रमेय है, जिसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय। सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी आनुपातिकता प्रमेय क्या है, ये हमने इसमें सिद्ध करना है, जो पहले के सवालों में हमने उपयोग किया कि भुजाओं का अनुपात है वो कैसे है। तो सबसे पहले दिया है क्या है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई समांतर क्या है, बी सी। डी ई ए बी व ए सी को क्रमशः डी व ई पर काटती है, ये दिया है, हमें लिख देंगे। और सिद्ध क्या करना है हमें कि समान अनुपात है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ये हमारी थी वो प्रमेय थी जिसका सवालों में उपयोग कर रहे थे। इसको हल करना है कि ए डी के बटे में डी बी और ए ई के बटे में ई सी। रचना में इसमें हम क्या करेंगे कि बी को ई से तथा सी को डी से मिला देंगे, और एक इसमें और नई रचना करेंगे हमें कि जो ई एफ है ना वो ए बी पर लंब डालेंगे और डी जी है वो ए सी पर हमें लंब खींच लेंगे। यानी ये लंब डाल देंगे, ये मतलब होता है यहाँ 90-90 के कोण बनाते हैं, तो ये दोनों लंब हो गए। अब इसके अंदर उत्पत्ति लेते हैं हमें, तो उत्पत्ति में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया था, ई एफ लंब है बी ए, जो ई एफ है बी ए पर लंब था, यानी जो ई एफ है वो ए डी ई की ऊंचाई है। ये ई एफ क्या होगी, ए डी ई की ऊंचाई होगी। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ए डी ई का क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार ए डी हो गया ऊंचाई ई एफ हो गई। इसी तरह से हम क्या करेंगे, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसमें भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 इसकी आधार डी बी हो जाएगा, और ऊंचाई वही ई एफ ही यहाँ पर रह जाएगी। दोनों त्रिभुजों की जो ऊंचाई है वो सेम होगी। यहाँ पर क्या है, मैंने पुनः वो चित्र दोबारा बना लिया है, क्योंकि ऊपर वाला चित्र है वो हट गया है हमारे से, यहाँ कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये दोबारा चित्र यहाँ पर बनाया हुआ है, वो सेम ही चित्र है ऊपर वाला। तो यहाँ पुनः ध्यान दे लें, सवाल की शुरुआत कैसे करनी है हमने, ई एफ लंब बी ए, तो ई एफ त्रिभुज ए डी ई की ऊंचाई है इस ए डी ई की, तो ये ऊंचाई हो गई। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी ए डी बटा एफ ई। इसी तरह से डी बी ई का क्षेत्रफल ये भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार डी बी है, ऊंचाई इसमें भी ई एफ ही रखनी है, दोनों में समान है। अब इनका क्या करेंगे, अनुपात कर देंगे, यानी इसके बटे में ले आएंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल डी बी ई का क्षेत्रफल, तो ये बटे में करेंगे, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एफ से ई एफ कट जाएगा, तो ए डी बटा डी बी नंबर 1 आ जाएगी। इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ए डी ई के नीचे हम क्या करेंगे, डी ई सी का क्षेत्रफल इधर निकालेंगे, डी ई सी का, और ये त्रिभुज
ए डी ई, इसके अंदर क्या होगा 1/2 ए ई आधार हो जाएगा और डी जी ये ऊंचाई हो जाएगी और डी ई सी में ऊंचाई वही रहेगी हमारी डी जी ही। तो डी जी से डी जी कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, ए ई बटे ई सी। यानी ये क्या है, दोनों समान आधार डी ई और डी ई समांतर बी सी के मध्य बने हैं ये त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी जो डी बी ई और डी ई सी त्रिभुज है इनके क्षेत्रफल क्या हो गए, बराबर। अब हम सीधा लिख देंगे समीकरण 1, 2 और 3 से सीधा ही लिख देंगे कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। यहाँ पर आप पुनः समझ लें एक बार कि ये दोनों हैं वो समान आधार डी ई और डी ई और बी सी के मध्य बने हुए हैं। तो ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी डी बी ई का क्षेत्रफल है वो डी ई सी के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। बराबर होने के कारण हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में कहता है ये है, 2 में कहता है ये है और 3 में कहता है क्षेत्रफल बराबर है। तो क्या करेंगे, 1, 2 और 3 से जो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, यानी ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला था, ये भी क्षेत्रफल निकाला था, इन दोनों का क्षेत्रफल समान हो गया। तो समीकरण 1, 2 और 3 की सहायता से हमें वो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो ये हमारी क्या है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय है। इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है और कोई मुश्किल भी नहीं है। थोड़ा सा एक बार इसको समझ लें कि कहाँ कहाँ से क्या क्या स्टेप हमने उठाने हैं। जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूँ, प्रमेय के अंदर क्या है हम अगर समझ लें तो ज़्यादातर उसके अंदर दिया है, सिद्ध करना है, रचना और उत्पत्ति अंदर ही मिल जाती है। सिर्फ हमें सेटिंग करनी होती है कि कौन सा स्टेप है, कौन सा त्रिभुज कहाँ पर लेना है और कहाँ पर उसको लगाना है। तो ये अपना आज का टॉपिक था, ये समरूपता से संबंधित था। पुनः मैं आपको एक बार बता दूं कि सर्वांग समता और समरूपता में हमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। सर्वांग समता केवल आकृतियों में होती है और समरूपता आकृतियों में भी हो सकती है और अन्य किसी में भी हो सकती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रूप समान समरूपता, यानी जिनके रूप समान हो, कि हम पहचान करके कह दें कि ये आकृति त्रिभुज की है। त्रिभुज चाहे छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या पौधों को देखकर या किसी जानवर के बच्चे को देखकर हम बता दें कि ये हाथी का बच्चा है। तो समरूपता और सर्वांग समता अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग इनके रूल हैं। तो इनके भी जो नियम सर्वांग समता के क्या है और समरूपता के नियम क्या हैं, इनको भी अच्छी तरह से अपने एक थोड़ा स्टडी कर लें। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इम्पोर्टेंट कौन सा है कौन सा आएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि एक बार हमारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन अगर आ जाए तो करने में थोड़ी आसानी होती है। गणित के अंदर रट्टा या रटना काम नहीं चलता, बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करना ही पड़ता है। बिना गणित का बेस तैयार किए हुए हम कोई भी क्वेश्चन है वो हल नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये टॉपिक समरूपता मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।